हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्राइटनेस तक अपना सिलेबस कवर कर लिया था। आज हमारा जो पहला टॉपिक है अपव्यय प्रकाश कारक यानी वेस्ट लाइट फैक्टर। यूटिलाइजेशन का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, आप समझिएगा इस चीज़ को। जब हम किसी कमरे में एक से अधिक प्रकाश बिंदुओं को लगाते हैं तो उस प्रकाश बिंदुओं से जो प्रदीपन उत्पन्न होता है तो कुछ प्रकाश एक दूसरे से टकरा करके वेस्ट चले जाते हैं, अर्थात उसका उपयोग नहीं होता है। उन्हीं वेस्ट प्रकाशों को ही हम कहते हैं अपव्यय प्रकाश कारक। ठीक है, इसी को हमने लिखा है कई प्रकाश स्रोतों को एक साथ जलाने पर प्रकाश के एक के ऊपर एक आने के कारण प्रकाश का कुछ भाग बेकार हो जाता है और उसे ही हम कहेंगे अपव्यय प्रकाश कारक। इसका मान जो होता है नॉर्मली 1.2 से लेकर 1.6 तक माना जाता है। ठीक है, ये जो अपव्यय प्रकाश कारक है जिसका मान अभी हमने बताया 1.2 से लेकर 1.6 तक लिया जाता है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न में कभी कभी पूछ लेता है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है बीम कारक। एक्चुअली ये जो हेडिंग है वो एक जैसे किसी प्रक्षेपी लैंप के लिए ही काम करता है, अर्थात जैसे अगर हम किसी टॉर्च को बारना हुआ तो ये एक प्रक्षेपी लैंप है। ठीक है, या किसी ट्रक बस की हेडलाइटें जो होती हैं वो प्रक्षेपी लाइट हैं। इसका कहने का क्या तात्पर्य है, इसका परिभाषा भी इसी सूत्र से ही लिखते हैं और सूत्र ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सूत्र क्या कहता है कि जब हम किसी टार्च को बारते हैं तो उसमें जो लैंप का जो एक प्रक्षेप निकलता है उसमें कितना ल्यूमिनस निकला है, और चूँकि उसमें सारे ल्यूमिनस नहीं आते हैं, कुछ ल्यूमिनस जो है इधर उधर फैल जाते हैं। तभी देखिए जब हम टार्च चलाते हैं तो उसके चारों तरफ रोशनी हो जाती है, यानी उसका जो ल्यूमिनस फ्लक्स हैं चारों तरफ बिखरते हैं। तो कहने का मतलब हमें बीम कारक से है, बीम कारक में वो जो ल्यूमिनस बीम बनाते हैं वो उनमें जितने फ्लक्स हैं या ल्यूमिनस हैं, ठीक है, तथा उस टार्च से निकला हुआ संपूर्ण जो ल्यूमिनस है जो कि कुछ वेस्ट भी हो जा रहा है इधर उधर, उनके रेशियो को ही बीम कारक कहते हैं। परिभाषा आप ऐसे लिखिएगा, बीम कारक बीम ल्यूमिनस तथा लैंप ल्यूमिनस के अनुपात को कहते हैं। इसका जो मान होता है उसका मान 1 से कम ही होता है हमेशा। इसका मान 0.3 से 0.6 के बीच में होता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये बहुविकल्पियों में कभी कभी पूछ लेता है और जो आपके जेईई के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पेस ऊंचाई अनुपात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसका तो हमें इस्तेमाल करना ही करना है सवालों में भी। ये कहना क्या चाहता है पहले समझिएगा, फिर मैं इसके डिफिनीशन और बाकी चीज़ों को समझाता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई कमरा है, देखिए मैंने एक फिगर बनाया है, यदि कोई कमरा है उस कमरे में आपको एक से अधिक यानी 2 प्रयोजक लाइट लगानी है तो इनके बीच में कितनी दूरी हो तथा ये क्षैतिज से कितनी दूरी पर लगाया जाए, इसके रेशियो कितना होना चाहिए, यही चीज़ ये पूछना चाहता है, स्पेस ऊंचाई अनुपात। एक्चुअली स्पेस ऊंचाई अनुपात जो होता है दोस्तों वो 1 से लेकर 2 तक के बीच में होता है। क्षैतिज ऊंचाई अनुपात जो होता है वो होता है 2 लैंपों के बीच की क्षैतिज दूरी तथा लैंपों की धरातल से ऊंचाई के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, स्पेस ऊंचाई अनुपात कहते हैं। देखिए इसी को हमने लिखा भी है, समान प्रदीपन के लिए स्पेस ऊंचाई के अनुपात को ठीक प्रकार से चुनना चाहिए और वो कितना होना चाहिए, स्पेस ऊंचाई का अनुपात बराबर लैंप के मध्य क्षैतिज दूरी बटे लैंप के लगाने की ऊंचाई। अब देखिए, अब अगर इसका मान हमने बता दिया, यहाँ हमने लिखा भी है स्पेस ऊंचाई का अनुपात 1 से 2 के बीच में होता है। अगर आपको इसका मान पता है 1 या 2 होगा, 1 मान लीजिए, तो अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लें, किसी कमरे में हमें जो लैंप लगाना है उसकी अगर हमें ऊंचाई पता हो कि हमें किस ऊंचाई पे इस लैंप को लगाना है,
तो हम दो बल्बों के बीच में कितनी दूरी होगी ये ज्ञात कर लेंगे। अथवा अगर हमें ये पता हो, और ये पता ही रहेगा क्योंकि कमरे की लंबाई चौड़ाई तो कुछ ना कुछ नियत ही होती है, हमें इसी पे लगाना है। तो अगर इन दोनों बल्बों के बीच की दूरी पता हो तो ये पता चल जाएगा कि हमें कितनी ऊंचाई पे लगा दें तो इनसे जो प्रकाश निकलेगा वो सामान्य रूप से इस पूरे कमरे में वितरित हो जाएगा। इस चीज़ को ये दर्शाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो है उपयोगी कारक, जैसे और उसी को हम कहते हैं उपयोगिता गुणांक, जिसे ईंटा से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों एक्चुअली आप जानते हैं कि कोई भी प्रदीपन हो, चाहे बल्ब, लाइट, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो, उसमें संपूर्ण प्रकाश जो निकलता है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रकाश हमसे वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसे बताया गया है। परिभाषा भी आप इसी के हिसाब से लिखेंगे। उपयोगिता कारक बराबर जो होता है कार्य स्थान पर उपयोग किए जाने वाले कुल ल्यूमिनस बटे लैंप द्वारा विकृत किया गया कुल ल्यूमिनस। मैंने कहा कि कुछ वेस्ट हो जाते हैं, इन्हीं दोनों के रेशियो को ही क्या कहते हैं, उपयोगिता कारक कहते हैं। ठीक है, इसे हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं और इनका मान जो होता है प्रत्यक्ष प्रकाश का मान 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में होता है, तथा अप्रत्यक्ष प्रकाश का मान 0.1 से लेकर 0.5 होता है। आप लोग प्रत्यक्ष प्रकाश और अप्रत्यक्ष प्रकाश में कंफ्यूज मत होइएगा, अगले टॉपिक में यही आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, मैं वहाँ आपको इसे विस्तार में समझाऊंगा। अगला जो आप लोग का हेडिंग है वो है हास या रख रखाव या अनुरक्षण कारक। ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर भी इसे कहते हैं। समझिएगा, जो हमारे प्रदीपन वस्तु होते हैं, अर्थात जो हमारे प्रदीप्त यानी बल्ब होते हैं, उन पे कांच या कोई प्रक्षेपक वस्तु लगे रहते हैं, जिसमें धूल मिट्टी के जम जाने के कारण वो जितना उसे प्रदीपन देना चाहिए उतना नहीं दे पाता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ व्यय हो जाता है। उसी व्यय को ही हम अनुरक्षक कारक कहते हैं। देखिए, मैंने लिखा भी उसी तरह से है। धूल, मैल इत्यादि जमने से प्रकाश विकर्ण हो जाता है, अर्थात विकर्ण हो जाती है यानी लॉस हो जाती है। इस लॉस को ही हम हास कारक के अंतर्गत लिखते हैं, या ये लॉस ही अंतर्गत आती है। समझिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है हास कारक, वास्तविक दशा में प्रदीपन, अर्थात जिस स्थिति में प्रकाश बिंदु है यानी बल्ब है, उस पर जितना मैल वैल सब बैठा हुआ है, उस अवस्था में जो प्रदीपन कर रहा है, बटे जब सभी वस्तुओं को पूर्ण रूप से साफ कर दिया जाए उस अवस्था में जो प्रदीपन देगा, उन दोनों के अनुपात को ही हम हास कारक कहते हैं। ये निम्न बातों पर निर्भर भी करता है दोस्तों। हास कारक जो है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। इसे आप लोग देख लीजिए। प्रकाश योजना पर, आप किस प्रकार का प्रकाश योजना किए हुए हैं कमरे में या किसी जगह पर, उस पर निर्भर करता है। दूसरा, लैंपों की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पे आपने लैंप लगा रखा है, इस पे भी वह हास कारक निर्भर करता है। जितने ही अधिक ऊंचाई पे लगाएंगे, जाहिर सी बात है प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा विकर्ण होगा और हमारे यूज में कम से कम आएगा। ठीक है, दीवार व छत के रंग पर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊँगा कि दीवार और छतों के जो रंग होते हैं उसके कारण प्रकाश का हास होता है। अगर आप कमरे को पूरी तरह से ब्लैक कर देंगे तो उसमें आपको अत्यधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी, अर्थात वो ब्लैक कलर प्रकाश का अत्यधिक अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण हमें तीव्र गति की प्रकाश की आवश्यकता होती है। सफ़ेद कलर बहुत ही कम अवशोषित करता है, इसीलिए मकानों को सफ़ेद कलर से ही पेंट कराना चाहिए। दूसरा, टाइल्स वगैरह लगे हैं तो वो और कम अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इस पे भी निर्भर करते हैं। तीसरा, प्रदीपन किए जाने वाले क्षेत्र पर भी, किस जगह पर आप लाइट लगा रहे हैं इस पे भी निर्भर करेगा कि उसका हास या रख रखाव अनुरक्षण कितना है। अगर एक कमरे में लगाते हैं तो उसका हास और रख रखाव का जो कारक है वो कम होगा, लेकिन एक फील्ड में लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आप कम से कम प्रकाश को इस्तेमाल कर पाएंगे और चारों ओर प्रकाश फैल जाएंगे। इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं। इसी के लिए आप लोगों ने जो प्रदीपन का सूत्र पढ़ा है वो आप लोगों ने पढ़ा है E=F/A। ये किसी लाइट या किसी प्रदीप्त वस्तु के लिए है कि उस किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर गिरने
वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को ही हम क्या कहते हैं, उसका प्रदीपन कहते हैं। यही मैंने परिभाषा बताया था। लेकिन अगर कोई एक सरफेस है या कोई एक कमरे की बात कर लें, उसमें संपूर्ण ल्यूमिनस फ्लक्स कितना निकलता है, उसके लिए क्या सूत्र होता है, किसी कमरे के लिए जो इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन होता है, वो उस जो बल्ब है उसका प्रदीपन गुणे उस कमरे का क्षेत्रफल या जिस पृष्ठ पे आपको चाहिए, जिस पृष्ठ पे आपको प्रदीपन चाहिए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा उपयोगिता कारक, अभी इससे पहले हमने बताया था आप लोग को उपयोगी कारक या उपयोगिता कारक तथा हास्य कारक या रखरखाव कारक, अर्थात उस जो प्रदीपन वस्तु है उसकी स्थिति कैसी है, कितना धूल मिट्टी गर्दा जमा है, उसी के कारण ल्यूमिनस प्रदीपन जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस सूत्र को आप रखिएगा, इससे सवाल लगाना है। देखिए सारे पॉइंटों को भी मैंने बताया है। जहाँ पर ए क्या है, कार्य स्थान का क्षेत्रफल है, वो भी मीटर स्क्वायर में। पी क्या है, हास्य या रखरखाव कारक है, जिसका मान 1/1/3 से लेके 1.5 तक होता है। ठीक है, ईंटा क्या है, उपयोगी कारक है, जिसका मान 0.4 से लेके 0.6। ठीक है, आर 0.1 से लेके 0.5 तक होता है। ठीक है, अगला जो हमारा हेडिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, उसको ध्यान में रखेंगे और वो है प्रदीपन के नियम यानी लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। वास्तव में प्रदीपन के 3 नियम दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे और तीनों को मर्ज कर देंगे। ठीक है, पहला नियम जो है उसके बारे में यहाँ हमने बताया है, आप पहले इसके देख लीजिए। किसी सतह की प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन ई निम्न घटकों पर निर्भर करती है। ठीक है, किन किन घटकों पर निर्भर करती है। पहला, प्रदीपन ई ल्यूमिनस तीव्रता आई, आप लोग इससे जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में अच्छे से बताया था कि सीधे समानुपाती होती है। इसे हम सूत्रों के रूप में अगर देखें तो जो प्रदीपन ई है वो प्रोपोर्शनल होता है सीधे ल्यूमिनस तीव्रता के। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा बताता है कि किसी सतह की प्रदीपन प्रकाश बिंदु की जो दूरी होती है, ठीक है, अर्थात अगर ये कोई वस्तु है यानी लैंप है और इसे हमें इस सतह को प्रदीप्त करना है, तो इसके बीच की जो दूरी होती है, सपोज दैट आर है, ठीक है, तो वो दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, कारक, अगला जो कारक है उसे हम लिम्बर्टन-कोज्जा नियम के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार एक सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन ई उस बिंदु लंब और ल्यूमिनस फ्लक्स की दिशा के कोज्जा समानुपाती होता है। आई होप इस चीज़ से थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है आपका, इसी सतह के इस पॉइंट पे, जबकि हमारा जो प्रदीपन लैंप लगा है यहाँ लगा हुआ है, इस पॉइंट पे आपको ल्यूमिनस फ्लक्स यानी एफ का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसके लंबवत की बात करें तो इस पे मान लेते हैं इसके लंबवत जो ल्यूमिनस फ्लक्स एफ आ रहा है, तो इस पे कितना ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा होगा, उसी के बारे में उसने कहा है कि इसके लंबवत जो ल्यूमिनस फ्लक्स आया होगा एफ, तथा इसके जो कोण बना है थीटा, उसी का कोज्जा, ये ल्यूमिनस फ्लक्स इस पे आया होगा। ठीक है, तो अगर प्रदीपन की बात करें तो प्रदीपन क्या हो जाएगा, प्रदीपन ई बराबर होता है ल्यूमिनस फ्लक्स, तो इस बिंदु पर ल्यूमिनस फ्लक्स आया है एफ कॉस थीटा बटे एरिया, क्षेत्रफल जो भी होगा ए। इसी चीज़ को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया है कि लंबवत स्थिति में आपतित फ्लक्स एफ है, इस स्थिति में आपतित फ्लक्स क्या है, एफ है, और सतह कोण थीटा, देखिए यहाँ से सतह ये था, इससे कोण कितना है, थीटा, की स्थिति में आपतित फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इस पॉइंट पे। तो अगर हम लंबवत स्थिति में प्रदीपन देखें, वही चीज़ लंबवत स्थिति में प्रदीपन के लिए सूत्र मैंने आप लोग को बताया है, ई बराबर F/A लक्स होता है। लेकिन थीटा कोण पर चूंकि ये नत झुका हुआ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा,
ई प्रोपोर्शनल एफ, क्योंकि ल्यूमिनस फ्लक्स का मान जो है एफ कॉस थीटा होगा उस समय, और जो क्षेत्रफल होगा ए। ठीक है, लक्स ये हो जाएगा। अब अगर इसी समीकरण को थोड़ा सा 2 पॉइंटों में बांटने की कोशिश करें, जैसे उपयुक्त समीकरण से यदि लंबवत स्थिति में, लंबवत स्थिति मतलब इस स्थिति की बात कर रहा है सीधे सीधे, तो E1 उस समय जो प्रदीपन है लंबवत स्थिति में मान लीजिए E1 है, और वो होता है फ्लक्स जो F गिर रहा है बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और तथा थीटा कोण अगर वो विस्थापित है, अर्थात इस स्थिति की बात कर रहा है, थीटा कोण थोड़ा सा विस्थापित कोई बिंदु है, उस पर ल्यूमिनस फ्लक्स जो आ रहा है, ल्यूमिनस प्रदीपन जो है वो E2 बराबर F cos थीटा बटे A है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो F अपान A है वही तो E था, जो F अपान A था वही तो E है। अगर इस F अपान A की जगह पे E रखें तो आपको मिल जाएगा E2 बराबर E1 cos थीटा। कहने का तात्पर्य इस बिंदु पर जितना भी प्रदीपन हुआ है E, ठीक है, या E1, इस बिंदु पर भी उतना ही प्रदीपन E1 ही होगा, साथ ही साथ cos थीटा का इसमें गुणा हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी हमारी। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने इस थ्रू दिखाया है। अब 3 नियमों को अगर हम उपयुक्त तीनों नियमों को एक साथ कंबाइन करें, अर्थात ई प्रोपोर्शनल आई, ठीक है, ई प्रोपोर्शनल आई और cos थीटा, वो जो कोज्जा था, कोज्जा नियम, वो बटे उसके जो अनुक्रमानुपाती होता है, क्या उसके बीच की दूरी r², इन तीनों को मर्ज किया तो एक सूत्र हमें प्राप्त हुआ जो इल्यूमिनेशन का है। मैंने एक सतह बनाई है और इसके ऊपर एक ल्यूमिनस का बल्ब लगा दिया, ल्यूमिनस का कोई बल्ब है लगा दिया है, और इसके विभिन्न दो स्थितियाँ, एक बी स्थिति और एक सी स्थिति पे आपको ल्यूमिनस ज्ञात करना है, और इन तीनों में आपस में रिलेशन दिखाना है। इससे आपको जो पीछे लिखा गया है उसे आप समझ में आएंगे। समझिएगा, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे प्रदीपन क्या होगा, इस पॉइंट पे जो नत है उससे कोण कुछ नहीं बना है। जो हमने रूल से निकाला है वो कुछ ये निकाला है, E बराबर आई cos थीटा बटे r²। ये तीनों नियम को मर्ज करने पे समीकरण मिला है। इस स्थिति, पहले स्थिति में जब आप लोगों ने ये देखा तो इस कोण में कोई कोण बन नहीं रहा था, मतलब यहाँ इस स्थिति से कोई कोण नहीं, क्योंकि उसी पे ही रेखा है। तो आप लोग देखिए, थीटा बराबर यहाँ पर क्या है 0, तो E बराबर आपको क्या मिल जाएगा आई अपान r², क्योंकि cos थीटा का मान अगर 0 रखेंगे और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसी स्थिति को हमने यहाँ पर ए पॉइंट से दिखाया है, अर्थात EA, इस पॉइंट को EA बराबर, अगर इसकी तीव्रता जो ल्यूमिनस का बल्ब लगाया है, ठीक है, जो प्रदीपन वस्तु लगाया है हमने, उसकी अगर इंटेंसिटी I है और अगर धरातल से उसकी ऊंचाई h है, ठीक है, तो हमें जो फार्मूला मिला उस हिसाब से यहाँ से I अपान r² मीन्स I अपान ऊंचाई जो है, दूरी जो है इसकी h है, तो h², इक्वेशन इसे फर्स्ट मानते हैं। अगर हम बी बिंदु की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारा इल्यूमिनस, यानी प्रदीपन EB से हम डिनोट करें I अपान, समझिएगा इस बार कोण है, कोण कितना काम कर रहा है θ1, ठीक है, इस बार कोण क्या है, नत से जो ये जो आपका क्षैतिज था, ऊर्ध्वाधर था, ये जो लाइन, उससे थोड़ा सा कोण विस्थापित है, वो θ1 है, तो हो जाएगा cos θ1। और दूरी, चूँकि अब ये दूरी नहीं रह गई है, दूरी कौन सी हो गई है, ये वाली दूरी हो गई है, इस पॉइंट पे आपको चाहिए, तो ये वाली दूरी मतलब LB, अगर इस पॉइंट को L, इस पॉइंट को B लिखा गया है, तो LB का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस cos थीटा का, अगर देखिए, अगर आपको सवाल में थीटा का मान ज्ञात होगा तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके LB को गायब कर देंगे, और अगर आपको ये दूरी दिया होगा तो आप और कोण नहीं दिया होगा तो इस थीटा का मान, इस cos थीटा का मान रख के इसका मान LB के रूप में ले आएंगे। जैसे मैंने cos थीटा का मान इसमें रखा है, इस सूत्र में दोनों रूप में आप देख लीजिएगा। जब हम cos थीटा का मान इसमें रखेंगे, आप समझिए ये कोई त्रिभुज है, और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, जिसमें आधार इसमें कौन सा है h है, कर्ण कौन सा है LB है। ठीक है, तो cos θ1 बराबर क्या हो जाएगा h अपान LB। अगर इस जगह पे हम मान रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा EB बराबर I अपान LB², तो ऑलरेडी था,
इंटू इस कॉस थीटा की जगह पर आप रखेंगे h अपान एल बी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर एल बी क्यूब मिल जा रहा था तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर ऊपर एच स्क्वायर नीचे गुणा करा दे रहे हैं। ठीक है, जब गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा ई बी इज इक्वल टू आई एच स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ है, देखिए यहाँ ये वाला एच स्क्वायर आप यहाँ पर ले आइए। यहाँ पर आपका मिला क्या, एच स्क्वायर एच क्यूब ऊपर, देखिए ज़रा h1 h2 h का स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है h अकेला है तो h क्यूब बटे एल बी क्यूब का पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और यही तो अब देखिए यही तो आपका h अपान एल बी ही तो कॉस थीटा 1 था, इसकी जगह पर आप क्या रख दीजिए कॉस थीटा 1, और ये आई अपान एच स्क्वायर क्या था, एक समीकरण से आई अपान एच स्क्वायर, इसे रख देंगे तो आपको मिल जाएगा ई बी बराबर ई ए कॉस क्यूब थीटा 1। अब देखिए अगर आपको थीटा का मान पता होगा तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपको एल बी का मान पता होगा तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों रिलेशन को आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो रिलेशन आई सी के रूप में इसी के फॉर्म में आएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि जो ए पे प्रदीपन हो रहा था उसी कोण के, जो कोण इससे एंगल बन रहा था उसी के कोज्या के क्यूब के गुणनफल के बराबर हो रहा था। ऐसे अगर हम सी की बात करें यानी ई सी की बात करें तो जो आई ए पे प्रदीपन होगा ई ए, ठीक है, और इसका जो कोण होगा मान लीजिए थीटा 2 होगा, कितना होगा थीटा 2, तो वही कॉस क्यूब थीटा 2 के गुणनफल के बराबर होगा। हमें लगता है आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात कोई नहीं समझ में आई होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसे फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यूटिलाइजेशन है, थोड़ा सा टेढ़ा है, आप किताबों में और नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए और आसपास घूमने मत जाइए, घर पे ही रहिए। धन्यवाद।